नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, इस चैनल पे भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता हूं आप सभी के स्टडी से रिलेटेड। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन इस चैनल पे भी मिलता रहे। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आप सभी के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं सर जीके का जो निचोड़ है आप उसको दे दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी, साइंस हो गया, इन सब से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो तो मैं आपको डेली बाय डेली आपको वन लाइनर आपको एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। बट अभी जो है मैं आप सभी को आप लूसेंट, काफ़ी हो गया लूसेंट का निचोड़ जो है दे दीजिए। तो लूसेंट का आप एक समझ लीजिएगा निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सारे वन लाइनर होंगे और ये मान के चलिए सीधे सीधे आपके पेपर में वो क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, डियर गुरुजी एप्लीकेशन, लिंक मैंने नीचे दिया है, तो आप लोग उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सिंपली सर्च करेंगे डियर गुरुजी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर मैंने हिंदी का, रीजनिंग का, जीके जिसका जो टेस्ट सीरीज है वो डाल रखा है। तो आप लोग वहाँ पर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और टेस्ट सीरीज जो है आप लोग उसको दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर भारतीय संविधान, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान से रिलेटेड, वो बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ चलूँगा। आज टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो पहला देखिए पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है भाई, भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था। तो ये डेट याद रखिए भाई, यहाँ पर 1946 में कब आया था भाई, 1946 में आया था। ये चीज़ याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन मार्च जो है आपका 1946 में आया था। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, उसको भी सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या है कि इस मिशन के बारे में आ गया है। अब कैबिनेट मिशन यहाँ पर आपका आया था कब, 1946 में। तो इस मिशन में बेसिकली क्या था, तो दोस्तों इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का बेसिकली क्या था, मतलब जो संविधान सभा किस में गठित किया गया था या संविधान सभा का निर्वाचन किस में होना था, तो कैबिनेट मिशन से आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर दिया गया है। अब कैबिनेट मिशन से ये रिलेटेड है, देखते हुए चलिएगा कि इसमें जो है प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता। ये भाई प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होता। ये सब चीज़ें आपको किस में मिलेंगी भाई, कैबिनेट मिशन में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है बेसिकली पूर्णतः कब लागू हुआ था। अगर आपके पेपर में आता है, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर बनती है, कब लागू हुआ था और कब तैयार हुआ था, दो चीज़ें यहाँ पर बनती है। तो पहले आप जान लीजिए भाई कब लागू हुआ था पूर्णतः, तो जिस दिन हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन से 26 जनवरी 1950 उस दिन लागू हुआ था। और उसी दिन से जो है हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो है मनाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए मैंने लिख रखा है कि 26 नवंबर 1949 ये दिन याद रखिएगा। दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, दोनों में क्या अंतर है उसको ध्यान दीजिएगा। 1950 में क्या हुआ था, आपका पूर्णतः लागू हो गया था। और 1949 में क्या हुआ था, संविधान जो है आपका अंगीकृत हुआ था, या मान सकते हैं बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक है, आत्मर्पित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो कि 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े सभी उपबंध आपके लागू किए गए थे। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, इन 1950 ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एक दिन तैयार हुआ था बनकर के, एक आपका जो है बेसिकली लागू हुआ था। अगला पॉइंट, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आप लोग के स्टैटिक जीके में आपका ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। आपका जो ये भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कह रहे हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ये बेसिकली कितने दिनों में बन कर के तैयार हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, ये दिन याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने में भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो आपका ये बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार आ चुका है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब भाई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय किसको
अस्थायी रूप से। ठीक है, पेपर में दो चीज़ आता है कि पहले सदस्य कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब ये पहले थे और ये आपके अस्थायी थे, मतलब तात्कालिक इनको बनाया गया था। तो अस्थायी सदस्य कब बने थे? 9 दिसंबर को बने थे। कितने तो भाई 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और ये आपके क्या थे? अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष जो इनको बनाया गया था। इसके बाद पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो कब बने थे? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले स्थायी अध्यक्ष थे और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। पेपर में अगर डायरेक्टली आपके पेपर में ये पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर स्थायी अस्थायी ना दे तो अगर आपका पहला पूछा जाए, सिर्फ पहला पूछा जाए, तो आप लोग को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पे टिक करना है, क्योंकि वो 9 दिसंबर को बने थे और ये आपके 11 दिसंबर को बने थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है कि भाई संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। किसको भाई? BN राव। रट डालिए जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ये देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल इसी तरह आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए, तो आपको क्या बताना भाई? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही जो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, कई बार आपके पेपर में आ चुका है भाई। उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा और कब? दो चीज़ बनती है यहाँ पर भाई, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है आपका ये प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संविधान सभा द्वारा कितनी तारीख को भाई संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर, देखिए ध्यान से डेट को याद रख लीजिए, हस्ताक्षर कब किया गया था? अपने संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू किया गया था भाई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, ये बहुत ही देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने किसको बताया था? रिमाइंड करते हुए चलिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बताया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, क्या पूछा गया? देखिए प्रारूप और प्रांतीय थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो एक नाम याद रखना भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई, अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, क्या रखा गया है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा अगर आपके पेपर में आता है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो ये भी आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो किसके भाई? मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष से आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा ने कब भाई राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज बताइए सर जी कब स्वीकार किया गया था? ध्यान से देख लीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि झंडा समिति। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या थे भाई? आपको मैंने इसके पहले बता दिया है। अब यहाँ पर क्या था? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसको यहाँ पे पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुनते रहिए, 1-2 बार इसको रिपीट करते हुए चलेंगे, आप इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे और पेपर के पहले ये सारी
सारे वीडियोस मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारी वीडियोस एक बार देख करके चले जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर 50 क्वेश्चन आता है, अगर संविधान का वहाँ पर आपके पॉलिटी से अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलिएगा 12-13 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे, जितना भी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 2019 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई राष्ट्रगान को किस तारीख को जो है अपनाया गया था, जनगण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो आपका अपनाया गया था। ये सारे देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो भारतीय संविधान सभा थी अपनी स्टार्टिंग की प्रारंभिक, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी दोस्तों, आपकी 15 महिलाएं थी। इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे आते भाई। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए सभी लोग। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष है आपके कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए दोस्तों। भारतीय संविधान की संघ समिति के जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अपने भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो संघ समिति के भी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर होता हुआ चल रहा है ना, दिमाग में बैठता हुआ चल रहा है ना। एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, अपने आप याद होता हुआ चलेगा। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हुए चलो, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, अपने आप चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, ये तो सबको पता भाई, भारतीय संविधान का निर्माता या मान सकते हो भारतीय संविधान के जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि इन्होंने बनाया, इन्होंने लिखा था। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, देखिए ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती है कि ये कहाँ से लिया गया है, भारत का न्याय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये पेपर में आपके पेपर में आता है बहुत सारी चीज़ें। तो जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको यहाँ पर जानते हुए चलेंगे, जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। कहाँ से भाई, कनाडा के संविधान से ली गई है संघात्मक व्यवस्था। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए भारत में जो आपका भारतीय जो संविधान है उसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया भाई आयरलैंड से। बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, तो आयरलैंड से क्या लिया गया भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके बाद एक पॉइंट दिया गया, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भाई मौलिक अधिकार अगर आपके पेपर में आता है, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार, देखो भाई मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का विचार, अधिकार और कर्तव्य में अंतर होता है, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है आपका रसिया यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल पाठ में देखिए, वर्तमान में देखिए भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कुल कितने कितने भाई क्या है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान ऐसे ही नहीं बोला जाता इसको। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए यहाँ पर संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार भाई, एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था, 1976। अब देखो ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता चलता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, पहली बात तो ये है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, क्योंकि ये संविधान की उद्देशिका में जो है इसमें जो है संशोधन किया गया था। इसके अलावा कब किया गया था, 1976 में किया गया था। अब देखो संविधान का जो संशोधन हुआ था 42वां नंबर का, इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो शब्द याद कर लीजिए। कौन कौन से शब्द भाई, उद्देशिका में समाजवाद, देखिए जब भारत 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जो शब्द है आपके वहाँ पर जोड़े गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो विधायी विषय हैं, ठीक है, जो विधायी विषयों को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में। किस में रखा गया दोस्तों, आपका 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को रखा गया। ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या रखा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, ये जो चीज़ें दी गई हैं ये आपकी राज्य सूची के
विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, इसके साथ साथ मैं आपको जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाते हुए चलता हूँ, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग हमारे सेकंड चैनल पर देखते हुए चलेंगे, जो मेन चैनल है हमारा। अगला पॉइंट देखिए, आपसे यहाँ पर बोला गया है कि रेडियो टेलीविजन, देखिए ये संघ सूची किस सूची के अंतर्गत आते हैं भाई, रेडियो टेलीविजन शेयर बाजार डाकघर, ये सब जो चीज़ें दी गई हैं ये आपकी संघ सूची के विषय होते हैं। ये तो 3 सूचियाँ होती हैं इसकी, संघ सूची, राज्य सूची और आपका विधायी यहाँ पर सॉरी 7वीं सूची अलग चीज़ है, वो उसको डिपेंड करता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, समवर्ती सूची है तीसरा आपका ये है कि भाई आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, ये आपके समवर्ती सूची। तो किस सूची के अंतर्गत क्या चीज़ रखा गया है, क्लियर हो गया ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन था भाई, जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार अगर आप पूछा जाए तो अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। इसी तरह एक पॉइंट देखिए आपसे पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में क्या थे, गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिम सरकार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे। इसी तरह यहाँ पर जो अंतरिम सरकार था उसमें अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह, श्रम मंत्री कौन था, जगजीवन राम, और संचार मंत्री कौन था भाई, अब्दुल रब नस्तर। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लीजिएगा। कई बार आपके पेपर में मैं आपको एमसीक्यूज में भी करवा चुका हूँ कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, एक होमवर्क बनता है कि किस सन में किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क बनता है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था, सन आपको जो है कब हुआ था, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर बोला गया है वर्तमान में, अब देखो ये थोड़ा सा पुराना हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 29 राज्य जो है 7 संघ दिया गया है, ये थोड़ा सा बदल गया है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट में है, नया है, सबको पता ही होगा, इसमें क्या बदलाव हुए हैं आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए दिया गया, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ये तो सबको पता है भाई। वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो आपके कितने हैं, 6 दिए गए हैं। और मूल भारतीय संविधान में टोटल कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे। पहले 7 अधिकार थे, अभी एक अधिकार कम हो गया, अभी कितने आपके 6 अधिकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और जो आपका 44वां है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 44वां संविधान संशोधन था जो का 1978 में हुआ था, उसमें एक अधिकार जो आपका हटा दिया गया था। मैंने बताया ना कि पहले मूल अधिकार आपके 7 थे, बाद में आपका 6 हो गया, एक यहीं पर हट गया था जो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस में आता था, 1931 में आता था, इसको हटा दिया गया और ये मौलिक अधिकारों की सूची से हट गया। मतलब हमारे पास पहले 7 थे, अब 6 ही बचे हैं। इसके बाद संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख करके इसे कानूनी अधिकार बना देगा। पहले 31 के अंतर्गत था, बाद में इसको 300 के भाग 1 में रख करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपके पेपर में आता भाई नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया, किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट देखिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा है बट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो ये अगर आपको भारत का नागरिक रहना है तो ये पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, वैसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया कि नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके अंतर्गत होती है भाई। ये समझ लो कि भैया जो संविधान में संशोधन होते हैं या कानून कोई बनता है, ये सारी शक्तियाँ जो है निहित होती है संसद के पास। सारी जो शक्तियाँ होती है वो संसद के पास होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नागरिकता के बारे में भी अगर विधि बनाने की जो संपूर्ण शक्ति है वो भी किसके पास होगी भाई, संसद के पास ही होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट देखिए रखा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 में, देखिए इसको फिर से समझिएगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ है, उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति हिंसक तत्व है और भाग 4 का में मूल कर्तव्य है।
भाग 2 में देखिए मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताए थे, ये पॉइंट देखिए याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में मैंने अभी आपको बताया कि भैया संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति ऐसे तत्व हैं और भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है किया गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये भैया भाग 4 वाला है। कई बार पेपर में आ चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किसके अंतर्गत आते हैं, किसके भाग में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि भाई मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर के आपके 18 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो आपका स्वतंत्रता का मान सकते अधिकार जो है आपका, जिसमें बोलने की आज़ादी और कुछ चीज़ की आज़ादी जो दी गई है, 19 से लेकर के 22 तक जो है 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 19 से लेकर के 22 तक 4 अनुच्छेदों में आपको दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा छोटा वीडियो मैं आपको ऐसे देता रहूँगा और टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप लोग बताइए सर जी डेली इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।